अमीर और गरीब बहू की हरियाली तीज। हाय रे गर्मी, एक तो ये ओवरवेट लहंगा, ऊपर से हाई वोल्टेज की गर्मी, ऊपर से डैडी ने मुझे सोने चांदी की डोली में ठूस दिया। इससे अच्छा तो कार में करनी थी मेरी विदाई, बस जल्दी से ससुराल आ जाए। एक ही सड़क से दो बारात गुजर रही थी, जिसमें सोने चांदी की डोली में अमीर बहू नंदनी थी, तो वहीं गरीब बहू की डोली टमटम गाड़ी में थी। तभी बादल चमकने लगते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे टमटम गाड़ी में बैठे गरीब दूल्हा दुल्हन राकेश रिया भीगने लगते हैं। भैया जल्दी जल्दी गाड़ी आगे हाँकिए, रिया बस थोड़ी दूरी पर घर आने वाला है। इस बारिश को भी अभी आना था। राकेश जी, बरसात का मौसम मेरा मन भावना है, और वैसे भी ऐसी मान्यता है कि जिस भी जोड़े की शादी में बारिश होती है उन्हें 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ मिले। उफ, ये गरीब लोग कितनी फिल्मी बातें करते हैं। मेरा तो कान पक गए ये सुनकर। पता नहीं ससुराल कब आएगा। इतने में दोनों अमीर बहू का ससुराल आ जाता है। नसीब की बात तो यह थी कि दोनों पड़ोसी थी। जहाँ इंदुमती के बंगले में महंगी साज सजावट हुई थी, तो वहीं गरीब फूलवती ने अपनी बहू के आने के स्वागत में केवल फूल पत्तों से अपनी कच्ची झोपड़ी के मकान को सजाया था। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे इतने बरसों की इच्छा जो पूरी हो गई। मेरे भी घर आंगन में बहू आ गई। तेरे आ जाने से मेरे घर के तो भाग्य ही खुल गए। आजा मेरे घर की लक्ष्मी, मेरे छोटे से घर द्वार के अंदर तेरा स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। रिया अपनी सास को आदर सम्मान देते हुए उसके पैर छूती है और गृह प्रवेश करती है। तो वहीं बंगले में इंदुमती अमीर बहू का स्वागत भव्य तरीके से करवाती है। यशवर्धन खानदान में तुम्हारा स्वागत है नंदनी बहू। पप्पू, आरती की थाली ले आना। लाया मालकिन। बहू, इसमें पैर डुबोकर अपने शुभ कदम घर में रखो। मगर रंग में पैर डुबोने की बात सुनकर नंदनी नाक सिकोड़ लेती है। मम्मी जी, ये रिचुअल्स इम्पॉर्टेंट है क्या? हमेशा स्किप भी तो किया जा सकता है इसे। मैंने स्पेशल शादी के लिए पेडिक्योर कराया था, मेरे पैर रेड हो जाएंगे। बहू, ये विधि विधान है, हर दुल्हन को करनी ही पड़ती है। और देखो, तुमने पाँव भी नहीं भरे हैं, इसी बहाने महावर लग जाएगा। नंदनी मुंह बनाकर पैर छुपाते हुए अंदर आती है और चिढ़कर कहती है, अब अगर ये सारी फॉर्मेलिटी खत्म हो गई है तो मुझे आराम करना है। विवेक, बहू को कमरे में ले जा। जी पापा। नंदनी अपने ससुराल के इम्पोर्टेड कमरे में जाकर लेट जाती है, जबकि रिया को अपनी गरीब ससुराल में पहले ही दिन बरसात की फुहार के चलते दुविधा देखनी पड़ती है। इस बार तो आषाढ़ के महीने से ही बरसात लग गई। अभी तो सावन भादों के दिन बाकी हैं। झरने की तरह बह रहा है छत। लाइए माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, आप तकलीफ मत कीजिए। बेचारी रिया सारी रात ससुराल से पानी निकाल निकाल कर फेंकती है और इसी से सवेरा हो जाता है। अब क्या सोऊंगी, भोर हो गई है। पहले रसोई भी करनी है। घर लीप पोत लेती हूँ। काम धाम करके वह रसोई में आती है, जहाँ राशन के तौर पर केवल थोड़ा सा आटा था, जिसका हलवा बनाकर सास पति को वो खिलाती है। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना है, थोड़ा और मिलेगा? मन नहीं भरा। जी माफ़ कीजिएगा, हलवा बस इतना ही था, बहुत ही थोड़ी सी सामग्री थी, इसलिए थोड़ा बना था। कोई नहीं बहू, तू दिल भारी मत करो। वो क्या है ना, ये मीठे पकवानों का बड़ा चतोरा है, और गुजिया घेवर तो इसकी सबसे मन पसंदीदा है। हरियाली तीज में बनाती थी हर बार में। खैर, मुझसे तो तीज माता ने ये सौभाग्य छीन लिया, मगर खुशी है कि इस बार से मेरी बहू करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जहाँ रिया बहू के कर्तव्य को निभा रही थी, तो नंदनी अपनी धुन में मस्त थी। धीरे धीरे हरियाली तीज का पर्व पास आ जाता है। राकेश, इसी हफ्ते हरियाली तीज का पर्व है और रिया बहू की पहली तीज है, तो तू उसके खातिर एक साड़ी और श्रृंगार का सामान लाकर दे देना। कोई नहीं, अभी तो टाइम है ना माँ, देखता हूँ। भारी मन के साथ ऐसा बोलकर राकेश काम के लिए निकल जाता है।
मगर बारिश के मौसम में गरीब मजदूर प्रसन्न बेरोजगारी से जूझते हैं, जिसमें से गोपाल भी एक था। पिछले 1 महीने से उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। आज भी पूरा दिन ऐसे ही ठोकर खाकर निकल गया। 1 रुपये का काम नहीं किया आज भी। इसी कशमकश में वो सड़क पर चले जा रहा था, तभी एक गाड़ी उसे मारकर बढ़ जाती है, जिससे उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून बह जाता है। राकेश को सड़क में पड़ा देखकर इंदुमती गाड़ी रोक देती है। ये तो राकेश है, फूलमती का बेटा। ड्राइवर, जल्दी से इसे गाड़ी में ले लो। इंदुमती जितनी अमीर थी, उसका दिल भी उतना बड़ा था। वो राकेश की पट्टी करवा के घर उसे छोड़ने आती है। तभी नंदनी पीछे पीछे आती है। माँ जी, आज आपने मेरे पति की जान बचाकर इन्हें नया जीवन दान दिया है। मैं आपकी आभारी हूँ। कोई बात नहीं रिया, जैसे मेरा विवेक है वैसे ही राकेश है। आई नो दैट। मैंने तो आपकी गाड़ी इन गरीबों के दरवाजे में खड़ी देखकर समझ लिया था। और तुम, मेरी सास ने तुम्हारे पति का इलाज करवाया है ना, अब इसके बदले तुम काम करोगी। 1 महीने तक छोड़ने नहीं वाली हूँ मेरे पैसे। मैं करूँगी काम जब तक कि आपकी पाई पाई चुकता नहीं कर देती। अपनी सास के किए गए एक एहसान के बदले घमंडी नंदनी गरीब रिया से गधों की तरह काम करवाती है। ओ नौकरानी, चल उठ और हाल की दोबारा से सफाई कर। पर भाभी जी, वो तो मैंने कब की कर दी है। दोबारा से कर जाके। मेरी मेकअप वाली आने वाली है और मुझे तीज के लिए मेहंदी लगवानी है। अब जा और आलसी चींटी की तरह धीमे धीमे मत करना। थोड़ी देर में सोना अपने पार्लर के स्टाफ के साथ आती है, जिसमें 2 लड़की उसका फेशियल मसाज करती है और सोना मेहंदी लगाती है। सोना, मेरे दोनों हाथों में भरी मेहंदी लगाना और मेरे हस्बैंड का नाम भी लिखना। मेंशन नॉट डार्लिंग, सब अच्छे से हो जाएगा, तुम रिलैक्स करो। तभी इंदुमती कहती है, रिया, तेरा भी तो हरियाली तीज का पहला व्रत है, तू भी मेहंदी लगवाती जाना। ये सुनकर नंदनी घमंड में फूलती हुई बोली, बड़ा याराना लगता है। माँ जी, आपको कितनी बार कहा है, इन गरीब लोगों से ज़्यादा मीठे मुंह बात मत किया कीजिए, ये हमारे पाँव की जूती हैं। ए चल, हो गया तेरा काम खत्म, अब जा। आंखों में आंसू लिए रिया अपने सूने से घर में आंगन में लौट आती है और दुख से नंदनी के बंगले को निहारते हुए कहती है, नंदनी का घर कितना चमक रहा है और मेरा घर आंगन एकदम सूना है। रिया को रोते देखकर फूलमती बोझिल दिल से कहती है, ना रो बहू, शायद तीज माता तेरी परीक्षा ले रही है। चल, साथ मिलकर सजाते हैं अपने घर को। गरीब बहू पूर्ण भाव से घर को गोबर से लीपती है, जबकि देर रात नंदनी अपनी सास इंदुमती और पति को ले जाकर लाखों की खरीदारी करती है। विवेक, मुझको ये डायमंड की ज्वेलरी पसंद आई है और मुझे 5 कलर की साड़ी पसंद आ गई, तो मैंने 5 ले ली। मगर नंदनी, इतनी साड़ी क्या करोगी, तुम 1 ले लो, मुझे 5 चाहिए, वरना 1 भी नहीं लूँगी, समझ गए। नंदनी हरियाली तीज की आड़ में तगड़ा खर्चा करवाती है। इंदुमती अपनी बहू की सरगी के लिए खूब सारे पकवान जैसे कि घेवर, गुजिया, फल फ्रूट, काजू बादाम, मिठाई से थाल तैयार करके उसे परोसती है, जबकि अपार गरीबी में रिया पानी पीकर सरगी करती है। हे तीज माता, मेरे व्रत को सफल करना माँ, ताकि मैं बिना किसी भूल चूक के अपना व्रत पूर्ण करूँ। हरियाली तीज व्रत भूखे हालत में भी नंदनी रिया को काम पर बुला लेती है। अरे ओ, इस पूरी जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर देना, शाम को यहीं पर व्रत की कथा होगी। जी अच्छा मालकिन। हैं, पता नहीं ये व्रत कब खत्म होगा, मेरा तो बदन टूट रहा है, भूख भी लग रही है। सबसे छिप के जाकर नंदनी दबाकर मिठाई घेवर खा लेती है और सबके आगे मुरझाई सा मुंह बनाकर उपवास होने का दिखावा करती है। शाम को व्रत कथा शुरू हो जाती है और नंदनी नई नवेली साड़ी और सर से पैर तक गहने पहनकर तैयार होकर आती है, जबकि रिया अपनी पुरानी साड़ी में 16 सिंगार जैसे भरी मांग के सिंदूर, पैलों में महावर, बालों में गजरा लगाए अपनी सुहागरी की थाली लाती है। पंडिताइन कहती है,
चलो सभी सुहागन अपने अपने सुहाग की थाली सिर्फ पार्वती के चरणों में चढ़ा दो। सब अपना अपना चढ़ावा आगे रखती हैं। तभी सबके बीच नंदनी अपमान करने लगती है। हैं। अरे ओ गरीब, ये क्या चढ़ाया है तूने? भांग, बेलपत्र और सस्ते से बतासे के साथ ही ये 10 रुपये वाला श्रृंगार के पैकेज, बस? जरा पलटकर मेरी थाली तो देख, कितना कुछ है उसमें। तभी पंडिताइन ने कहा, जिसकी जितनी क्षमता वो उतना चढ़ा सकता है। किसी का उपवास उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। चलो व्रत कथा शुरू करते हैं। कथा पूरी होने से पहले कोई भी बीच में से उठकर ना जाए। कथा शुरू हो जाती है। तभी कुछ देर बीतते ही नंदनी को भूख सताने लगती है और वो जाकर फिर से खाने लगती है, जिसे रिया देख लगती है। आह, अब जाके भूख शांत हुई। दीदी, आपने हरियाली तीज का व्रत तोड़ दिया। आपका उपवास था। माफ़ी मांग लीजिए, पार्वती माँ नाराज़ हो जाएंगी, कुछ गलत ना हो जाए। अरे ओ, तू ना ज़्यादा कचरा मत किया कर। तू जा यहाँ से, समझी? ये सब चोचलेबाजी है, बस मेरे लिए ही है। घमन में नंदनी मुंह से अपशब्द निकालती है। पूजा पाठ करके सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं। तभी देर रात को चोट लगा शरीर लिए विवेक घर आता है। अपने पति को ऐसी हालत में देखकर नंदनी बेचैन हो उठती है। विवेक, क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं पानी लाती हूँ। उस परिस्थिति में सुबह तक रिया वहीं रुकती है और काफ़ी देर के बाद थाली बनाकर लाती है। भैया जी, दीदी जी को अपने हाथ से मिठाई खिला दीजिए। ये अभी तक हरियाली तीज का व्रत भूखी हैं। आपके लिए इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। तभी नंदनी पश्चाताप भरे मन से अपना सच स्वीकार कर लेती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने तो अपना व्रत दिन में ही तोड़ लिया था। आज मेरी वजह से विवेक जी की ऐसी हालत है। मैंने इस व्रत की मान्यता को तोड़ा। आई एम सॉरी। सब नंदनी को माफ़ कर देते हैं। रिया अपने घर आती है। तभी नंदनी उसके लिए प्यार भरे मन से व्रत की थाली लाती है। आंखों में आंसू लिए वो दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? आइए ना दीदी, आपका ही तो घर है। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी हरियाली तीज की छोटी सी भेंट। मुझे माफ़ कर दो रिया, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उतनी ही बुरी हूँ। तुम्हें दुख दिए हैं मैंने, मगर तुमने मेरा मन जो बदल दिया। ये सुनकर रिया का मन उमंगों से भर जाता है और अगले साल से दोनों बहू हरियाली तीज का पर्व साथ साथ मनाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।